Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. This is Muskan presenting the Hindu editorial analysis of 2nd August 2017, powered by Vocab 24 ऐप। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इंडेक्स पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स फॉर द डे, उसके बाद द हिंदू के एडिटोरियल्स, फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको डिस्कस करेंगे, प्लस कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग करेंगे उसके। तो आइए एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं आज के आर्टिकल्स का। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। उससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी आर्टिकल से रिलेटेड, वो है हमारी लिस्ट से रिलेटेड। जो हमारी मैटर लिस्ट होती है, आइटम लिस्ट होती है, उससे रिलेटेड है। ये हमारे शेड्यूल 7th में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 7 शेड्यूल के अंडर 3 तरीके की लिस्ट आती है। फर्स्ट है हमारी सेंटर लिस्ट, फिर आती है हमारी स्टेट लिस्ट, फिर आती है हमारी कॉनकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में वो मैटर आते हैं जहां पर सेंटर की चलती है, सेंटर वहां पे अपने डिसीजन ले सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो आइटम आते हैं सेंटर लिस्ट के अंदर, जैसे हमारा डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं या इंटरनेशनली एग्रीमेंट है, तो वो सारे सेंटर्स में सेंटर लिस्ट में आएंगे। फिर है स्टेट लिस्ट, जहाँ पर स्टेट अपना रूल चला सकता है, वहाँ पर स्टेट मैटर्स आते हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर है या पुलिस डिपार्टमेंट है, तो ये हमारे स्टेट लिस्ट के अंडर आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर आते हैं जहाँ पर स्टेट प्लस सेंटर दोनों की चलती है, मतलब दोनों डिसीजन ले सकते हैं, वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी इसमें 52 आइटम्स हैं, लेकिन स्टेट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकती किसी भी मैटर से रिलेटेड। फाइनल डिसीजन जो होगा वो सेंटर का होगा यहाँ पे। तो एजुकेशन जो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है। अब ये जो आर्टिकल है ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। कैसे? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि 85% रिजर्वेशन रखा गया है कि जो मेडिकल सीट्स हैं उसमें उनके बोर्ड से जो पास आउट हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए 85% रिजर्वेशन होगा मेडिकल सीट्स में। इन्होंने बोला है हम नीट को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल्स की सीट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे अब मद्रास हाई कोर्ट ने इसे रिफ्यूज कर दिया। उन्हें बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हर स्टेट अपना सिस्टम चलाएगी अलग अलग एजुकेशंस को लेके, हर स्टेट अपना नया नियम बना देगी। फिर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो यहाँ पे बोला है आप ऑलरेडी गाइडलाइन दिए इनको, आप ऑलरेडी पहले ही बहुत लेट हो चुके हो, तो अपने जो पुराना सिस्टम है उसको छोड़ दीजिए और अभी मिलजुल के पूरे देश के साथ चलिए, जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है सिस्टम। ये सही बात है। अगर आज एक पर्सन ऐसा करेगा, कल को कोई दूसरी स्टेट ऐसी करने लग जाएगी। तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ से रूरल सेक्टर से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए यूपी में भी तो रूरल सेक्टर से बच्चे आते हैं ना, वो भी तो आ ही रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आपने इस तरीके का सिस्टम लाके उन बच्चों को पहले ही बहुत पीछे ले जा चुके हो, तो अब इस सिस्टम को छोड़ के आप नए सिस्टम को अडॉप्ट करें यहाँ पर। और इनको पता है कि अगर आप इस तरीके का कोई एजुकेशनल डिसीज़न लेते हैं तो आपको सेंटर की परमिशन लेनी होगी, मतलब आपको प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी होगी ऐसा बिल पास करने से पहले। आप इंडिपेंडेंटली ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकते। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है। ये हमारा आर्टिकल है सिगरेट एडिक्शन के बारे में कि किस तरीके से जो सिगरेट का एडिक्शन है उसे कम किया जाए। तो यहाँ पे FDA ने बोला है कि हमें निकोटीन की मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए। तो निकोटीन को अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके यूज़र्स हैं, जो उसको यूज़ कर रहे हैं, एडिक्टर्स हैं जो उसके, तो उनको भी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से क्विट करने में। इस आर्टिकल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल हमारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से अभी नवाज शरीफ जी को हटाया गया था। तो यहाँ पे कहता है राइटर कि इमरान खान को भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। कितने ही प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के जो अपना कार्यकाल पूरा करके गए हैं। तो इस तरीके की बातें इस आर्टिकल में कही गई है। ये आर्टिकल हमारा
एथिकल पर्सपेक्टिव से है। इसमें क्या है, इसमें एक बेबी है चार्ली गार्ड, ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो इनको एक बीमारी थी, इनको माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर था, जिसमें इनके नर्व सेल और इनकी मसल्स अपने आप डैमेज हो रही थी और इनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। बट पेरेंट्स होते हैं, वो पूरी अंत तक कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो अपने बच्चे को बचा सके। तो यूके के डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इनको नहीं बचाया जा सकता। यूएस के डॉक्टर ने कहा कि 10% चांसेस है इसको बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को। इन्होंने इसीलिए कोर्ट में ये याचिका दायर की कि जब अगर ऐसे चांसेस है तो क्यों नहीं हमारे बच्चे को बचाया जा सका, क्योंकि अभी 28 जुलाई को उसकी डेथ हुई है। 11 मंथ का ये बेबी था। ये आर्टिकल इसलिए आया है कि ये हमारी जो मोरल्स है, जो हमारे एथिक्स हैं, मेडिकल साइंस के जो एथिक्स हैं वो कहाँ हैं। बट अगर इस आर्टिकल को हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो ये भी बात है कि उस बच्चे के लिए सरवाइव करना भी मुश्किल था। अभी तक उसका कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है हमारी मेडिकल साइंस में। ये हमारा इंटरव्यू है, ये फॉर्मर एम्बेसडर थे हमारे चाइना में, तो उनका इंटरव्यू लिया गया कि इंडिया और भूटान है उसके रिलेशन क्या होने चाहिए इस मैटर पे, उसका डिसीज़न क्या होना चाहिए। जो हमारा ट्राई जंक्शन एरिया था, यहाँ पर चाइना हमारा, भूटान एंड इंडिया, तो इस ट्राई जंक्शन डोकलाम एरिया पर किस तरीके से हमारा मूव होना चाहिए, इसमें इस तरीके के सवाल किए गए हैं। तो इनका एक लास्ट कमेंट इसमें है कि देखिए, ये एक ट्राई जंक्शन एरिया, ना कि एक बाई जंक्शन एरिया। 2012 में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का और चाइना का कि अगर इस पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो आप इंडिपेंडेंटली इस जगह का स्टेटस क्यों चेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी इंडिपेंडेंटली एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना भी ज़रूरत होगा। थर्ड पार्टी है यहाँ पर भूटान। तो यहाँ बोला गया है कि भूटान को और इंडिया को अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि अभी एकदम से भी अगर कोई एक्शन लेना हो तो दोनों अपने आप में सशक्त हों कोई भी एक्शन लेने के लिए। ये हमारे आर्टिकल्स थे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ड्स फॉर द डे। फर्स्ट इज कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है इंटरप्ट, शॉर्टन, कर्टेल, किसी चीज़ को कम कर देना, कर्टेल कर देना या उसको टर्मिनेट कर देना, यह है कट शॉर्ट। नेक्स्ट है स्कूप। कूप का मतलब होता है सीजर ऑफ पावर, उस पावर को ही जब्त कर लेना, सीज करना। ओवरथ्रो कर देना, सत्ता से हटाना या टेक ओवर कर लेना, जैसा अभी जुडिशरी ने किया है पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ। इन्वोक का मतलब है इवोक, इंड्यूस, कोज, मतलब किसी चीज़ का कोज बनना आप, दैट इज़ इन्वोक। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है नॉट डन और अनएक्सपीरियंस्ड बिफोर, जो चीज़ आज से पहले आपने जिस चीज़ का अनुभव नहीं किया, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। फिर है पिन वंस होप्स ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, रिलाई होना, ट्रस्ट करना या पुट वंस फेथ इन, किसी चीज़ पर अपना भरोसा रखना। नेक्स्ट है लूज हर्ट। लूज हर्ट का मतलब है बिकम डिस्करेज हो जाना, बी डेस्पोंडेंट हो जाना या गिव अप कर देना। बोलते हैं डोंट बी लूज हर्टेड, मतलब डिस्करेज मत होइए, हौसला रखिए। नेक्स्ट है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है बैनिश, एग्जाइल, डिपोर्ट, मतलब निकाल देना, जैसे क्लास से निकाल देना, एक्सपेल कर देना, दैट इज एक्सपेल। फिर है इन द लास्ट लेग्स। इन द लास्ट लेग्स का मतलब है नियर द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ के अंत के स्टेप पे जो आप हो, बिल्कुल अंत में, दैट इज इन द लास्ट लेग्स। रिटेलिएट का मतलब है फाइट, स्ट्राइक बैक, काउंटर अटैक और रिटर्न फायर, मतलब वापस से हमला करना, दैट इज़ रिटेलिएट। ये सिर्फ फिजिकली तौर पे नहीं, आप मतलब विवाद जो करते हो, डिबेट भी करते हो, उसको भी रिटेलिएट बोलते हैं। अपेरेंटली का मतलब है एविडेंटली, मतलब जाहिर तौर पर जो चीज़ होती है, स्पष्ट रूप से जो दिखाई देती है, दैट इज़ अपेरेंटली, इट सीम्स, इट अपीयर्स। स्ट्राइक, अचीव, रीच, फाइंड, एस्टेब्लिश। फिर है इनकमिंग, पता है हमें, सक्सीडिंग, न्यू, नेक्स्ट। ओवरचर का मतलब है मूव करना, नई अप्रोच ढूंढना या सिग्नल या प्रपोजल, मतलब किसी चीज़ के लिए प्रपोज अपना रखना, दैट इज़ ओवरचर। हार्डलाइन। हार्डलाइन जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, स्ट्रिक्ट, टफ,
इनफ्लेक्सिबल, किसी चीज़ के लिए आप इनफ्लेक्सिबल हो, दैट इज़ हार्ड लाइन। मेल्ट डाउन का मतलब होता है कोलैप्स होना, कंप्लीट फेलियर, ब्रेक डाउन। आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला आर्टिकल, दैट इज ब्रेकिंग एडिक्शन, सिगरेट के से रिलेटेड है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि जो निकोटिन का लेवल है वो रिड्यूस किया जाए ताकि सिगरेट को क्या बनाया जाए, नॉन एडिक्टिव लेवल तक हम ले आ सके। ये सीधा का सीधा काम करेगा, जो रूट है प्रॉब्लम का, जो स्मोकर की प्रॉब्लम्स है उनको एडिक्टेड बनाती है, उसके रूट पे काम करेगा ताकि उनको हेल्प कर सके ये उनकी इस हैबिट को क्विट करने में। देखिए जो निकोटिन है वो हमारे अंदर अर्ज लगाता है, उसके साथ साथ जो केमिकल्स इसमें होते हैं वो हमें अर्ज लगाते हैं हमारी बॉडी को अंदर से कि हमें फिर से उसे लेना चाहिए। कैफीन भी इसी तरीके से होता है। तो ये चीज़ें हमें अंदर से उत्तेजित करती है उस चीज़ को दोबारा से इनटेक करने को, और वो चीज़ हमें बना देती है एडिक्टेड, ताकि हम चाहें तब भी उस चीज़ से फिर क्विट नहीं कर पाते। तो इसमें बोला गया अभी ये प्रपोजल अपना अर्ली स्टेज पे है, लेकिन इसकी आउटलाइन बहुत पावरफुल है और सच में ये प्रैक्टिकल भी दिख रहा है कि प्रैक्टिकल तौर पे ही काम करेगा। देखिए बोला गया है कि निकोटिन डायरेक्टली कैंसर नहीं करता है, लेकिन इसके साथ जो 7000 केमिकल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, आपको बहुत बुरे तरीके से आपकी बॉडी को प्रभावित करते हैं और आपकी डेथ का भी रीज़न बनते हैं। ये देखिए अभी नया भी एक कुछ कॉन्सेप्ट आया, ई सिगरेट है ये, अभी इसी आर्टिकल में भी मैंने देखा। बी योर ऑन स्पोर्ट, यहाँ पे कहा गया कि आपको अपनी स्पोर्ट खुद बनना चाहिए, आप क्योंकि लाइफ एक है और आपको ही जीनी है, दूसरा कोई आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, आपको अपनी स्पोर्ट बनना होगा। ये हमारा सर्वे भी है कि बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इस अपनी हैबिट को क्विट कर दे, ड्रिंक हैबिट है या स्मोकिंग हैबिट है, लेकिन वो क्विट नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, विल, जिन लोगों के अंदर ये विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को क्विट कर जाते हैं। तो विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ से निजात दिला सकती है और आपको सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये बोला गया कि ये रिड्यूस करेगी जो लेवल है हमारा सिगरेट कंजप्शन का उसको, और काफ़ी सारे इसके एडवांटेज होंगे। खासकर जो 15 से 24 साल का ग्रुप है, ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड मानकर देखा देखी में इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और बाद में इनको मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को छोड़ना। तो इनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो हैबिचुअल हैबिट हो गई है उसको क्विट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी ये बोला गया कि यूएस में, खाली यूएस में मिलियन पर्सन है, 500 मिलियन पर्सन, देखिए लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, वो स्मोकिंग की वजह से उनकी डेथ होती है हर साल। अभी एक मैगजीन ने अपना सर्वे बताया कि जिन सिगरेट्स में निकोटिन की मात्रा लेस होती है वो दिन में उसकी कंजप्शन लेस है और जिनमें ज़्यादा है उनकी कंजप्शन ज़्यादा है। मतलब ये फोर्स करती है आपको इंटरनली कि मुझे दोबारा से आप इनटेक करो। फिर बोला गया है कि अभी क्या है, जो ई सिगरेट के लिए उसमें निकोटिन की मात्रा कैसे कम किया जाए, अभी उसके लिए कोई हालांकि प्लान नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए अभी कुछ साल पहले ये बैन लगाया गया था कि उनको ई सिगरेट ना बेची जाए, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली इसने काम किया। लास्ट में बोलता है कि यूएस को सीखने की ज़रूरत है इंडिया से कि किस तरीके से वो टबैको पे उसने कंट्रोल किया है। देखिए आप सिगरेट का जो देखोगे एडवर्टाइजिंग, तो उसकी पैकेजिंग पे गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला हुआ है कि 85% एरिया की पैकेजिंग पे जो कैंसर वाली इमेजेस है, ऐसी इमेजेस होनी चाहिए जो उसकी डिसएडवांटेज है वो आप शो करेंगे, और इनकी पैकेजिंग किसी भी हालत में अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, ताकि कम से कम ये एक अट्रैक्टिवनेस को तो कम से कम करे। तो ये चीज़ें यूएस को सीखने की ज़रूरत है इंडिया से, ऐसा राइटर बोलता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, स्टेटस सिंबल ट्रेंड। देखिए टबैको है, जो तंबाकू लोग खाते हैं, तो काफ़ी सारे हमारी जो जनरेशन है वो उसकी कम कंजप्शन करते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते हैं कि देखिए अच्छी सोसाइटी के लोग इसको नहीं इनटेक करते हैं, तो वो एक स्टेटस सिंबल क्या हो गया कि वहाँ पे स्टेटस सिंबल से रिलेटेड है ये चीज़ें। लेकिन सिगरेट है, आप देख रहे हो, वो मूवीज़ में देख रहे हो या अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो, तो वहाँ पे एक सिंबल आ सकता है कि नहीं ये तो अच्छे स्टेटस के लोग पीते हैं। तो ये स्टेटस वाली जो चीज़ है, ये इन इस तरीके
तरीके के आइटम से इन चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है। ये मूव लेना होगा हमारे सेलिब्रिटीज़ को भी, क्योंकि उनसे भी हमारा यूथ काफ़ी अफेक्ट होता है। ये था हमारा आर्टिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें यह है कि आपके रिस्क है जो ये हार्वेस्टिंग के बाद भी जो आपको नुकसान किसान को उठाना पड़ता है तो उसको मिनिमाइज़ कर देगी ये। और फार्मर का जो प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन होता है उसे काफ़ी रिड्यूस करेगी। और न्यू स्कीम रिमूव द प्रीवियस कैपिंग ऑन द प्रीमियम सो दैट फार्मर गेट फुल सम इंश्योर्ड। उसको पूरी की पूरी फसल को भी वो इंश्योर्ड कर पाएंगे और जो पूरा सम था इंश्योरेंस का वो रिसीव कर पाएंगे। सिंपल एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी। रिमोट सेंसिंग फॉर क्विक एस्टिमेशन एंड अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्लेम। कि अब ये नहीं है कि आप वेट कर रहे हो, 10-15 लोगों का पैनल आ रहा है, वो आके देखता है कि अच्छा क्या चल रहा है। अब रिमोट सेंसिंग होगी, आपको जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको वहीं से पता लग जाएगा कि क्या वहाँ के हालात हैं। तो एडिटोरियल देखते हैं। एडिटोरियल में बोला गया है कि रिसेंट फ्लड इन गुजरात, राजस्थान एंड आसाम शो द इवन इन एन अदरवाइज नॉर्मल मानसून ईयर। ये बोला कि जिस नॉर्मल ईयर में इस तरीके से इफेक्ट नहीं होता था गुजरात, राजस्थान, आसाम, लेकिन इस बार स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इस बार बाढ़ ने उसे इन एरिया को बहुत प्रभावित किया है। आगे बोलता है फार्मर इन सर्टेन पॉकेट कुड स्टिल सफ़र ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज़। कि नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा फार्मर को यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अर्लियर द ड्रोट ऑफ 2014 एंड 2015-16 एक्सपोज दैट द existing crop insurance scheme were not enough to alleviate farmer woes। ये बोल रहा है कि जो अभी 2014 में और 2015-16 में जो हमारी ड्रोट आई थी तो वो उसने शो किया कि जो इंश्योरेंस स्कीम थी उस टाइम की वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। द सम इंश्योर्ड अंडर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS एंड मॉडिफाई NAIS बाद में आई जो, एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम WBCIS वर टू लो। इन्होंने इतना इफेक्टिवली काम नहीं किया। एज प्रीमियम वर कैप्ट लो, प्रीमियम भी क्या होता था, इनका लो होता था। फर्दर द कंपनसेशन ऑफ क्लेम वाज टू मेगर, जो कंपनसेशन था वो भी क्या था, न्यूनतम था, काफ़ी कम मिलता था लोगों को। एंड टुक टू लॉन्ग टू मेटेरियलाइज टू बी रियली मीनिंगफुल टू फार्मर। और ये क्या था, फार्मर के लिए बिल्कुल भी देख लीजिए काम का नहीं रहा, क्योंकि कितनी लेंदी प्रोसेस होती थी। ये नहीं है कि अगर इस साल आपको आपकी फसल को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपको इसका कंपनसेशन मिलने लगा। जाने अगर 2012 का है तो जाने कौन से ईयर में जाके वो कंपनसेशन आपको मिलता है, तब तक के लिए आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये पहले होता था। सो गवर्नमेंट ऑफन यूज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू रेस्क्यू द सिचुएशन। और गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती थी, सिचुएशंस को संभालने के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का यूज़ करती थी। द प्राइम मिनिस्टर रियलाइज दैट इन खरीफ 2016, प्राइम मिनिस्टर ने रियलाइज़ किया कि जो खरीफ है, हमारी खरीफ क्रॉप है 2016 में, ही अनाउंस द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना लेके आए, होपिंग इट टू बी गेम चेंजर, और ये उम्मीद थी कि शायद ये स्थिति को पूरा बदल देगा। द PMFBY रेज द सम्स इंश्योर्ड टू रियलिस्टिक लेवल। जो सम मिलना था आपको इंश्योरेंस का वो भी ज़्यादा है पहले से, बेसिकली टू कवर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फार्मर। बेसिकली ये कवर करेगा आपकी जो कल्टीवेशन करने में, जो आपको खेती करने की आपकी कॉस्ट आती है उसको तो एटलीस्ट ये कवर करेगा। और प्रीमियम है उसको भी सब्सिडाइज किया सेंटर एंड द स्टेट और सेंटर ने इक्वल प्रोपोर्शन में जो प्रीमियम है उसको सब्सिडाइज किया कि फार्मर को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2% प्रीमियम देना पड़ेगा खरीफ की क्रॉप पे और 1.5% देना पड़ेगा रबी की क्रॉप पे, और हॉर्टिकल्चर के लिए होगा ये 5%। तो फार्मर ने इसे माना कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। कॉन्सिक्वेंटली इन द वेरी फर्स्ट खरीफ सीजन 2016, एरिया एंड नंबर ऑफ फार्मर कवर्ड अंडर PMFBY बोथ इंक्रीज टू 37.5 मिलियन। ये बोला है कि ये क्या हुआ, ये बोला गया जो फर्स्ट खरीफ का सेशन था
सीज़न था इसके अंडर, ये जो हमारी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर, तो वो उसका एरिया भी और जो वो क्रॉप फार्मर भी थे उनका नंबर बढ़ गया 37.5 से। इट वॉज 47% हायर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फार्मर। ये बोल रहा है कि फार्मर थे, जो पहले के फार्मर थे उससे 47% ज़्यादा था, एंड 38 हायर इन टर्म ऑफ एरिया, और 38% ज़्यादा था एरिया के उसमें। आगे बोलता है कि देखिए जो प्रोसेस है हमारी फसल बीमा योजना के अंदर जो प्रोसेस आती है वो क्रिटिकल स्टेप है, उसमें 3। पहला है कि द स्टेट हैज़ टू बी नोटिफाई द क्रॉप, मेक क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिटरमाइन द सम टू बी इंश्योर्ड बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज, इनवाइट टेंडर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कि देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अब भी है। पहले आप स्टेट को नोटिफाई करेगी कि कौन से क्रॉप है इसके अंडर आती है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना क्लस्टर बनाएंगे कि कौन से एरिया उनके अंडर आएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है फिर उनको इनवाइट किया जाएगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी जाके क्लेम करेंगे। सो इट इज़ अ टू लेंथी प्रोसेस। सेकेंड है द स्टेट एंड द सेंटर हैव टू पे प्रीमियम टू द कंपनीज प्रोवाइड इंश्योरेंस। सेंटर और स्टेट है उसको प्रीमियम देना ही पड़ेगा, किसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है। थर्ड है इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज दे मस्ट क्विकली असेस द डैमेज एंड आस्क कंपनी टू पे द क्लेम ऑफ फार्मर। कि जब क्रॉप डैमेज होती है तो आप उसको क्विकली असेस करें और कंपनी को बोले कि वो जल्दी से क्लेम दे फार्मर्स को। तो ये बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली इन द एंटायर प्रोसेस फार्मर हैव ऑलमोस्ट नो रोल। फार्मर का इस पूरी उसमें देखिए कहीं भी रोल नहीं है। मतलब आप खुद आएंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये आर्टिकल में कहा गया है। सो कंक्लूजन है कि अर्जेंट ज़रूरत है कि जो इंश्योरेंस डाटाबेस है वो कोर बैंकिंग के साथ रिलेट कर पाए, उसको लिंक कर पाए। क्योंकि जब अगर आपको सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का उसी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है ऐसी स्कीम्स का। आप कितनी भी अट्रैक्टिव स्कीम्स क्यों न ले पाएँ, लेकिन जिस टाइम देखिए इंसान बीमार है, दवाई की ज़रूरत उसको उस टाइम है, और फार्मर है ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारे फंड्स रखे गए हैं। अगर मान लिया इस साल की क्रॉप उनकी अच्छी नहीं है, इस महीने अगर उनको ज़रूरत है पैसे की, तो ऑब्वियसली वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है, क्विक सॉल्यूशन की ज़रूरत है, और जो इंश्योरेंस डाटाबेस है वो बैंकिंग से लिंक करने की ज़रूरत है ताकि उनको डिले ना हो अपनी पेमेंट मिलने में। और जो बोला है, सो दैट व्हेन द प्रीमियम इज़ डिडक्टेड फ्रॉम ए फार्मर बैंक अकाउंट द बैंक सेंड हिम ए मैसेज इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रीमियम, सम इंश्योर्ड एंड नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। और उसको पूरी जानकारी दी जाए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, और उसको उसके प्रीमियम के बाद जब वो सबमिट करता है, जो प्रीमियम अगर काटा जाता है उसके अकाउंट से, तभी उसको मैसेज सेंड किया जाए। हालांकि ऐसा होता है अभी, जैसे IRCTC करता है, हैज़ ऑलरेडी डन इट फॉर रेलवे टिकट, एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई आवर टेक्नोलॉजी सेवी बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट डू इट क्विकली। और बोलते हैं कि जब रेलवे में इतना फास्ट सर्विसेज हो रही है तो आप ऐसा बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यह आर्टिकल था। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। विच एरिया आर हाईली अफेक्टेड बाई फ्लड दीज डेज, कि जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन था उसके अकॉर्डिंग कौन से एरिया हैं जो हाईली इफेक्ट हैं फ्लड से। उसके बाद है व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम आर सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट ऑन खरीफ एंड रबी क्रॉप अंडर PMFBY। इसके अंडर क्या रेट है जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। वट आर 3 क्रिटिकल स्टेप ऑफ PMFBY, 3 क्रिटिकल स्टेप कौन से बताए गए इसमें। नेक्स्ट है हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि जो देखिए हमारा जो क्लाइमेट है अनप्रिडिक्टेबल है, और ऐसे हालात में जो एरिया है जहाँ पर क्लाइमेट बहुत हाईली इफ़ेक्ट करता है वहाँ के जोग्राफिकल टेरेन को, तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ये आपको अपने बिहाफ पे ये आंसर लिखना है। तो कमेंट करें इन आंसर्स को, जो भी आपके व्यूज़ हैं। देखिए कुछ डू समथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। तो प्लीज़ आप
आपको जितना भी आता है कमेंट करें, गलत आता है सही आता है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की वो उनके नाम आप बताएं, लेकिन हार्डली 1-2 स्टूडेंट थे जिन्होंने इनका नाम लिया। तो प्लीज़ जिनको आता है, नहीं भी आता गूगल करो, आपको पता तो लगेगा। फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल कोई भी चाहे आंसर ना करे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।